हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा लघु बीजाणु ध्वनि का विन्यास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लघु बीजाणु यानी कि परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आइए चलते हैं। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु यानी कि परागकण की संरचना। लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण। तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लघु बीजाणु क्या है। जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि लघु बीजाणु जो है वो नर जनन तंत्र की प्रथम कोशिका है। पराग कोश में स्थित जो परागकण होते हैं वही लघु बीजाणु कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं परागकण क्या है। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। आइए लिखते हैं थोड़ा। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणुधानी यानी कि लघु बीजाणुधानी नहीं, लघु बीजाणु या परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है जो सामान्य रूप से एक कोशिकीय होती है, जो सामान्य रूप से एक कोशिकीय गोलाकार एक कोशिकीय गोलाकार या अंडाकार। ठीक है, तो परागकण कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, गोलाकार होता है या फिर अंडाकार होता है और साथ ही द्विस्तरीय एवं कितने स्तर की, द्विस्तरीय भित्ति से ढकी होती है। द्विस्तरीय भित्ति से ढकी हुई संरचना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब क्वेश्चन आ जाए अगर एक नंबर में कि परागकण क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है जो सामान्य रूप से एक कोशिकीय, गोलाकार या अंडाकार एवं द्विस्तरीय भित्ति से ढकी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं परागकण दो, मैंने बताया द्विस्तरीय, तो दो स्तर होते हैं। दो परागकण दो स्तरों
से स्तरित रहता है। दो स्तरों से स्तरित होता है। तो आइए देखते हैं ये दोनों स्तर कौन से हैं। देखिए पहला स्तर जो हमारा है वो है बाह्य चोल। ठीक है, क्या है? बाह्य चोल। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अंतःचोल। अंतःचोल या अंतः स्तर, इसे हम कहते हैं इंटाइन। ठीक है स्टूडेंट, दो परतों से बटा होता है, बाह्य चोल यानी कि एक्साइन और अंतःचोल यानी कि एंटाइन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए बढ़ते हैं नंबर 1 बाह्य चोल पर। बाह्य चोल यानी कि एक्साइन। ठीक है, तो बाह्य चोल एक मोटा खुरदरा स्तर होता है। आइए लिखते हैं थोड़ा। बाह्य चोल बाह्य चोल एक मोटा व खुरदरा स्तर होता है। खुरदरा स्तर खुरदरा स्तर होता है। यह एक विशेष प्रकार का बसीय अम्ल यह एक विशेष प्रकार के बसीय अम्ल नहीं, बसीय रासायनिक पदार्थ। बसीय रासायनिक पदार्थ बसीय रासायनिक पदार्थ जो कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्पोरोपोलेनिन। इसको स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कि परागकण की बाहरी भित्ति जो होती है या बाह्य परत जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो विशेष प्रकार का जो बसीय रासायनिक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, इसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है इसी पदार्थ के कारण, इसी पदार्थ के कारण, इसी पदार्थ के कारण स्टूडेंट परागकण का बाह्य चोल, परागकण का बाह्य स्तर कठोर होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? कठोर होता है। कठोर होता है। यह पदार्थ जल्दी विघटित नहीं होता है, जल्दी विघटित नहीं होता है।
एवं इसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिरोधक क्षमता का क्या मतलब है कि इस पर सामान्य रूप से ताप, वर्षा, गर्मी और नमी आदि का शीघ्र जो है जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे ये शीघ्र खराब नहीं होते हैं और ये अपने पर्याप्त समय तक उचित अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए आते हैं दूसरे की ओर, जो कि हमारा है अंतःचोल यानी कि एंटाइन। अंतःचोल यानी कि इंटाइन। ठीक है स्टूडेंट, इंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटाइन क्या होता है, जैसा कि आपको बताया है मैंने कि परागकण जो होता है दो परतों से मिलकर के बना होता है। पहली परत तो हमारी बाह्यचोल यानी कि एक्साइन हो गई, और दूसरी है हमारी अंतःचोल यानी कि एंटाइन। तो यहाँ एक कोमल, ठीक है, यहाँ एक कोमल पतली झिल्ली के जैसी पतली झिल्ली जैसी संरचना है। देखिए आपने पढ़ा बाह्यचोल जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन अंतःचोल जो होता है वो कोमल पतली झिल्ली जैसी संरचना है और यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहती है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है। ढके रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटाइन क्या है कि कोमल पतली झिल्ली जैसी संरचना है जो कि परागकोश के जीव द्रव्य को ढके रहता है, और यह मुख्य रूप से पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। देखिए दोनों चीजें आ गई। पहला था हमारा बाह्यचोल। बाह्यचोल क्या है? ये एक खुरदुरी और सख्त परत होती है जो कि बनी होती है किसकी स्टूडेंट? स्पोरोपोलेनिन नाम की प्रोटीन की। स्पोरोपोलेनिन नाम की प्रोटीन की बनी होती है, और इसी के कारण जो परागकण का बाह्य स्तर होता है वो कठोर होता है। ठीक है। दूसरा था हमारा अंतःचोल यानी कि एंटाइन। तो यह एक कोमल पतली झिल्ली के जैसी संरचना है, परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहती है। जो परागकण में जीव द्रव्य होता है उसको ये ढके रहता है, और मुख्य रूप से किसका बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। इन दोनों पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली वीडियो आप तक उचित समय पर पहुंच सके और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और साथ ही जो पुराने बच्चे देख रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं
आगे की तरफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो पॉज करके भी इसको ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम आगे की। तो स्टूडेंट्स, बाह्य चोल का जो आवरण होता है, बाह्य चोल का आवरण, ठीक है, बाह्य चोल का आवरण छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त होता है, बाह्य चोल का आवरण छिद्र युक्त होता है। इन छिद्रों को हम, इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर कहा जाता है। जर्म पोर कहा जाता है। कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधे का जो परागकण होगा, द्विबीजपत्री पौधे के पुष्प का परागकण, ठीक है, क्योंकि परागकण कहाँ होगा? पुष्प के परागकोश में होगा। तो द्विबीजपत्री पौधे के पुष्प का परागकण सामान्यतः 3 जनन छिद्र वाला, व एक बीजपत्री पौधे का परागकण, एक बीजपत्री पौधे के पुष्प का परागकण एक जनन छिद्र वाला होता है। एक जनन छिद्र वाला होता है। इन्हीं जनन छिद्रों को तोड़कर, या लिखो, इन जनन छिद्रों पर जो हमारा सख्त प्रोटीन था स्पोरोपोलेनिन, तो इन जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं पाया जाता। आवरण नहीं पाया जाता। अतः यह स्थान अन्यत्र स्थान की अपेक्षा अन्य स्थान की अपेक्षा नर्म होता है। इसलिए इसी स्थान को तोड़कर
पराग नलिका बाहर निकलती है। पराग नलिका बाहर निकलती है। अभी आगे जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पराग नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने? बाह्य चोल का जो आवरण होता है वो छिद्रयुक्त होता है। इन छिद्रों को हम जनन छिद्र कहते हैं, यानी कि जन्मपोर कहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे का जो परागकण होता है वो 3 जनन छिद्रों वाला होता है, और एक बीजपत्री पौधे का जो परागकण होता है वो 1 जनन छिद्र वाला होता है। ये सिर्फ डंडा नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 है, तो 1 जनन छिद्र वाला होता है। इन जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलेनिन जो हमारा सख्त आवरण था वो नहीं होता है, तो इस तरह से ये स्थान थोड़ा सा अन्य स्थान की अपेक्षा नरम होता है, और इसीलिए इस स्थान को तोड़कर ही पराग नलिका बाहर निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पराग कण के केंद्र में सघन कोशिका द्रव्य, सघन कोशिका द्रव्य, सघन कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा नलिका केंद्रक, एक बड़ा नलिका केंद्रक एवं रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, और साथ में जनन कोशिका, जनन कोशिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी परागकण की संरचना। अब हम लोग परागकण की संरचना के बाद जानेंगे परागकण का अंकुरण किस तरह का होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तथा उसके बाद हम लोग ज़रा एक इसका डायग्राम बनाते हैं परागकण का, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसके लिए एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, और उससे आपको परागकण की संरचना के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए बनाते हैं एक छोटा सा चित्र। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने आपको बताया है कि परागकण का आकार कैसा होता है स्टूडेंट? गोल होता है। इस तरह से गोल आकार होता है स्टूडेंट। माफ़ कीजिएगा, मेरी आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ। तो आप लोग इस पर ध्यान ना दें कि चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, बल्कि चित्र को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि परागकण जो होता है 2 परत युक्त होता है, एक अंतः परत और एक बाह्य परत। ठीक है, इस तरह से।
अब इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपका एक पाया जाता है नलिका केंद्रक, उसके बाद जनन कोशिका पाई जाती है यानी कि जनरेटिव सेल होती है। यह है आपकी जनरेटिव सेल, लिख देता हूं मैं। ये है नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक। यह है आपकी जनन कोशिका, जनन कोशिका। इसके अलावा इसमें पाई जाती है एक रिक्तिका, तो यह है रिक्तिका। ठीक है। और ये है एक उभरा हुआ भाग, जिसे मैंने आपको बताया है कि द्विबीजपत्री पौधे के परागकण में 3 होते हैं और एक बीजपत्री पौधे के परागकण में 1 होता है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, जनन छिद्र। कभी कभार स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो हमारे मन में होता है वो जुआ पर नहीं आ पाता है। तो ये जनन छिद्र है, यहीं से परागनली जो होती है वो इसे तोड़ करके बाहर निकलती है। ठीक है। ये परत जो आपकी है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है और इसी वजह से ये सख्त होता है। आपने जाना कि जनन छिद्र पर स्पोरोपोलेनिन नाम की प्रोटीन नहीं होती है और ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन का क्या है? बाह्य स्तर है, यानी कि बाह्य चोल, बाह्य चोल है। ठीक है। और ये आपका अंतः चोल है, अंतः चोल यानी कि एंटाइन है। तो स्टूडेंट ये है परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। और इसके अंदर भरा रहता है जीव द्रव्य। ठीक स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपने समझा होगा। एक बार फिर से देखेंगे। परागकण जो होता है वो कैसा होता है? आकार में गोल या अंडाकार होता है। इसमें 2 स्तर होते हैं, एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल। बाह्य चोल जो होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन नाम के रासायनिक पदार्थ का बना होता है, जो कि आसानी से विघटित नहीं होता है, इसी वजह से ये सख्त होता है। अंदर वाला जो हमारा चोल यानी कि अंदर वाली जो परत है उसको अंतःचोल कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है स्टूडेंट्स। और ये नरम होती है। साथ ही द्विबीजपत्री पौधे के पुष्प के परागकण में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पुष्प के पौधे के परागकण में 1 जनन छिद्र होता है। यहीं से परागनलिका तोड़ करके बाहर निकलेगी। इसे तोड़ करके एक जनन कोशिका पाई जाती है, एक नलिका केंद्रक पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है। तो स्टूडेंट मैं सोचता हूँ आपने इसे समझा होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिगर बनाने की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे एग्ज़ाम में जब आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को बढ़ना है आगे की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम लोग आगे बढ़ें, आप भी जानते हैं
कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, समय भी काफ़ी खर्च होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस काम के लिए हमें एक लाइक मिलना चाहिए? अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि कम से कम एक लाइक मिलना चाहिए तो सेशन को लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लघु बीजाणु जनन के बाद में, लघु बीजाणु जनन के बाद में, जरा एक बार बताएं, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है। लघु बीजाणु जनन के बाद में परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है स्टूडेंट? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है जिससे ये दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। इनमें एक कोशिका बड़ी होती है, इनमें एक कोशिका बड़ी होती है जिसे वर्धी कोशिका कहा जाता है। वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है। और जो दूसरी छोटी कोशिका होती है, एवं दूसरी छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका कहलाती है। अब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि इनमें दो कोशिकाएं हो जाती हैं, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। तो अब परागकण क्या होता है? अब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं। द्विकोशिकीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। और इसी अवस्था में परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होती है।
इसी अवस्था में परागण की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब परागण की क्रिया होती है तब परागकोश कितनी कोशिकाओं का होता है। तो परागण की क्रिया जब होती है तो उस समय परागकण जो होता है वो द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। एक इसमें बड़ी कोशिका होती है जिसको हम वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका कहते हैं, और एक छोटी कोशिका होती है जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इरेज करता हूँ इसे। परागण के बाद आगे लिखते हैं, परागण के बाद वर्तिकाग्र पर अंकुरण के समय परागण के बाद जब वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाते हैं किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, तो उसके बाद अंकुरण के समय कायिक कोशिका की भित्ति, कायिक कोशिका की भित्ति, कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से, भित्ति जनन छिद्र से जनन छिद्र से निकल करके एक नलिका बनाती है। निकल करके एक नलिका बनाती है। एक नलिका बनाती है जिसे पराग नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं, जिसे पराग नली कहते हैं। यह पराग नली वर्तिका से गुजरती हुई बीजांड तक ठीक है, वर्तिका से गुजरती हुई कहाँ पहुंचती है? बीजांड की तरफ गति करती है। यही परागनली जो है वर्तिका से गुजरती हुई बीजांड की ओर गति करती है। अब कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, कायिक कोशिका का केंद्रक भी इस नलिका में ही आ जाता है। इसी नलिका में आ जाता है। मैंने आपको बताया था दो कोशिकाएं होती हैं, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। तो जब यह पराग नली बनती है तो पराग नली में ही जनन कोशिका और कायिक कोशिका का केंद्रक दोनों आ जाते हैं। और कायिक कोशिका का केंद्रक जो है यह नलिका केंद्रक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? नलिका केंद्रक कहलाता है, नलिका केंद्रक कहा जाता है।
नलिका केंद्रक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह नलिका केंद्रक जो कि बनता है, आइए लिखते हैं, यह नलिका केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है। बाद में नष्ट हो जाता है और जनन कोशिका का जनन केंद्रक एवं जनन कोशिका का जनन केंद्रक जनन कोशिका का जनन केंद्रक इस पराग नली में आने के बाद, इस पराग नली में आने के बाद विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है? ये करता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन विभाजन के द्वारा दो अचल नर युग्मक बनाता है। दो अचल नर युग्मक बनाता है। ठीक है। तो जब पराग नली में आकर के जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो दो अचल नर युग्मक बनाता है। इस प्रकार से पराग कण अंकुरण से, इस प्रकार से पराग कण अंकुरण से पराग कण अंकुरण से बनी पराग नलिका, पराग नलिका युक्त संरचना जो है, पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक जरा बताएं, दिखाई दे रहा है? जिसमें दो नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसमें दो नर युग्मक पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। नर युग्मकोद्भिद कही जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। परागण के बाद वर्तिकाग्र पर अंकुरण के समय कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकल करके एक नलिका बनाती है जिसे परागनली कहा जाता है। यह परागनली वर्तिका से गुजरती हुई बीजांड की तरफ गति करने लगती है और कायिक कोशिका का
केंद्रक जो होता है वो भी इसी नलिका में आ जाता है। यह केंद्रक जो था वो अब नलिका केंद्रक कहा जाता है। यह नलिका केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है और जनन कोशिका का जनन केंद्रक इस पराग नली में आने के बाद समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके 2 अचल नर युग्मक बनाता है। इस प्रकार से परागकण अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त जो संरचना होती है इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मकोद्भिद अब कही जाती है। ठीक है, तो यह था नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण की संरचना और अंकुरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर से हम बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं इसका डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वीडियो को पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए। आइए बनाते हैं परागकण की संरचना एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, यह हमारी परागकण की अंकुरण करती हुई संरचना तैयार है। आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्टेज 3 मैंने बनाई हैं, स्टेज ए, स्टेज बी और स्टेज सी। तीनों के अंतर्गत मैंने आपको परागकण के अंकुरण के बारे में दर्शाया है। देखिए, सबसे पहले जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर उपस्थित नमी की वजह से थोड़ा सा फूल जाता है और इसका जो जनन छिद्र होता है वो लंबाई में बढ़ने लगता है इस तरह से। यहाँ पर जनन कोशिका, वर्धी कोशिका और ये जो रिक्तिका होती है, ये तीनों ऊपर ही उपस्थित होते हैं। लेकिन इस स्टेज में पहुँचने के बाद तब तक ये नर जो जनन केंद्रक होता है हमारा वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है और ये नर युग्मक इस पराग नली से होकर के वर्तिका को भेदते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं और बीजांड के पहुंचने के बाद दोनों नर युग्मकों को बीजांड में मुक्त कर देते हैं। इस तरह से परागकण का अंकुरण संपन्न होता है। इसके बाद निषेचन होगा, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। अभी आप इन चित्रों को कापी पर बनाएं और बार बार बनाने का अभ्यास करें, जिससे परीक्षा में आपको इन्हें बनाने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी आपकी तरह ही इससे लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लें आप। धन्यवाद।